तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था, आरंभिक नगर, जिसमें हमारा मुख्य फोकस क्या था, किस पे था, हड़प्पा सभ्यता पे, ठीक है। और उसके कुछ महत्वपूर्ण साइट, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता कल का मुख्य टॉपिक था आरंभिक नगर का। चैप्टर 3 हमने पढ़ लिया। अब है चैप्टर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कब्रें और किताबें हमें क्या बताती है। किताबें देख के हमें सिंपल या समझ में आ रहा है कि अब पुराने समय के जो कुछ ग्रंथ होंगे, जो कि ग्रंथ के फॉर्म में हमें मिला है, या फिर कुछ किताबें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कब्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुस्तकालय में मेरी, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा, क्या हुआ, क्या कहते हैं, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, ये वेद क्या है, चलो पता लगाते हैं, ठीक है। अब वेद के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है। अब हम लोग जो वेद के बारे में पढ़ेंगे, क्या है वो, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, ठीक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं। वेद कितने हैं, चार हैं। अब देखो ये सब ध्यान रखना है कि वेद कितने हैं, चार हैं। एक पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। इसकी रचना कितनी कितनी साल पहले हुई, 3500 साल पहले हुआ सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई है उसे क्या कहते हैं, सूक्त, ठीक है। यानी कि मंत्र के जैसा होता है। मान लो कि कितने हैं, 1000 से ज़्यादा हैं, जिसे क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। सूक्त शब्द सुनते ही क्या समझ में आना चाहिए, जो अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। इसका मतलब ही होता है सूक्त शब्द का क्या, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। किसके लिए रचे गए हैं, देवी देवताओं की स्तुति के लिए, ठीक है। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में कितने देवता महत्वपूर्ण है, 3 देवता, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। अग्नि आग का देवता है। अग्नि किसका देवता है, आग का देवता है। इंद्र युद्ध के देवता है। इंद्र को किसका देवता माना जाता है, युद्ध का। और सोम एक पौधा है जिसे एक खास से पेय बनाया जाता है, मतलब कुछ पीने के लिए एक ऐसा पौधा है जिससे कि पीने का कोई सामान बनता है, ठीक है, एक सोम, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सोम वनस्पति का देवता होंगे शायद, ठीक है। और यहाँ देखो, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी, आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, मतलब उसे याद करवा दिया जाता है था, ठीक है। अधिकांश सूक्तों, यानी सूक्त मतलब वही जो प्रार्थनाएं उसमें लिखी गई है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। सीखने और सिखाने वाले जो लोग थे ना, जो पुरुष थे, मतलब जो सीखने सिखाने का कार्य जो मुख्य होता है इसमें किया जाता था सूक्त को लिखने के लिए, मतलब रचने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले, वो कौन हुआ करते थे, ज़्यादातर पुरुष, ठीक है। अधिकांश ये सूक्त के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले कौन हुआ करते थे, पुरुष हुआ करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, कुछ को महिलाओं ने भी लिखी है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, प्राक संस्कृत कह सकते हैं या फिर वैदिक संस्कृत कहते हैं ऋग्वेद की भाषा को, ठीक है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, इससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। स्कूल में संस्कृत सीखते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, इससे
थोड़ा सा अलग था, ठीक है, बिल्कुल हूबहू इसके जैसा नहीं था। अब नेक्स्ट, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय, भारोपीय का मतलब भारोपीय किस शब्द से मिलकर बना है, भारत और यूरोपीय, ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा कौन सा परिवार का हिस्सा है, भारोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा है, ठीक है। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है, भारोपीय परिवार का भाषा का हिस्सा कौन सा है, संस्कृत, ठीक है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे सिंधी और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मतलब देखिए, देखो भारत की जो भाषाएं हैं जैसे कि असमिया हो गया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एवं सिंधी, ठीक है, ये सारी कहाँ की भाषा हैं, भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है। और कुछ एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा फारसी हो गया, एशियाई भाषा जैसे फारसी हो गया, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि आदि ये सब क्या है, इसी परिवार से जुड़ा हुआ है। कौन सा परिवार से, यानी भारोपीय परिवार से, ठीक है, भारतीय यूरोपीय। मतलब क्या समझे कि भारोपीय परिवार की भाषा है जिसको मतलब जो कि संस्कृत भाषा भी जिसका हिस्सा है, उसी का हिस्सा कौन सब है, भारत की कुछ भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, इतनी भाषाएं होगी। और एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, ठीक है, और यूरोपीय भाषाएं जैसे कि यूरोप में बोली जाने वाली भाषा को यूरोपीय भाषा कहेंगे, जैसे कि अंग्रेजी बोला जाता है वहाँ, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि ये सब क्या है, इसी परिवार का हिस्सा है, भारोपीय परिवार का। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। स्टार्टिंग समय में क्या था ना, जैसे कि यहाँ पे संस्कृत हो गया, गुजराती हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, मान लो, तो इनमें क्या थी कि बहुत सारी भाषाएं कैसी थी, समान भाषाएं थी, ठीक है, जिस भाषा में बहुत सारी भाषाओं मतलब मान लो कुछ भाषाएं हैं, ठीक है, उस भाषा का कुछ शब्द इसमें कॉमन है मतलब समान है, और इसके कुछ शब्द दूसरे में और उसके कुछ शब्द दूसरे में, तो इस तरह से जब समान भाषाएं पाई जाती है तो इन भाषाओं को क्या कहते हैं, सेम परिवार का भाषा, ठीक है। जैसे एक परिवार के लोग होते हैं ना, उसके मतलब मान लो कुछ का फेस सब मिल रहा होता है, कुछ का कुछ मिल रहा होता है ऐसे, तो वो क्या बोलते हैं, एक परिवार के लोग बोलते हैं ना उसे। तो इसी तरह से जिस भाषा में कुछ शब्द मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक परिवार की भाषाएं थे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, एक परिवार की भाषाएं। अब क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे, उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि संस्कृत में मातृ कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग, मातृ, ठीक है, और माँ कहते हैं हिंदी में, माँ कौन से भाषा में, हिंदी में, और मदर कहते हैं अंग्रेजी में, मदर कहते हैं अंग्रेजी में। तुम देखो तीनों में समान है, मातृ संस्कृत में हो गया, हिंदी माँ हो गया, और अब मदर देख रहे हैं अंग्रेजी में, मदर किस में, अंग्रेजी में। तो देखो मदर, माँ और मातृ तीनों मिल रहा है, इसीलिए अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों का भाषा मैच हो रहा है, इसलिए ये सब क्या है, एक ही परिवार के भाषाएं हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आई, तो आती है, देखो समानता तो इसमें नजर आ रहा है कि इसमें सब में सबका उच्चारण कैसा है, समान है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना उच्चारण कुछ, और मो देखो सब में दिख रहा है। हाँ, तो इन सब में क्या समानता दिख गया कि म और लिखा हुआ फॉर्म में, और सबका जो है कि उच्चारण में थोड़ा सा समानता लगता है हमें सुन के, मातृ, माँ और मदर में, ठीक है। मातृ किस भाषा का है, संस्कृत का, और माँ हिंदी का, मदर इंग्लिश का, ठीक है, अंग्रेजी का। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार में भी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे एक भारोपीय परिवार का भाषा ये सब है कुछ, और जो दूसरे परिवार की भाषा है, जैसे कि अगर हम लोग अभी आगे हम देखेंगे जिसमें मलयालम भाषा, कन्नड़, तेलुगु ये सब देखेंगे ना, ये सब अलग भाषा परिवार का भाषा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है, उपमहाद्वीप में दूसरे परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। किधर, पूर्वोत्तर देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। अब देखो ये पूर्वोत्तर देश कौन सा हुआ, पूरब किधर होता है, हमारा राइट हैंड का साइड में, राइट हैंड साइड में ये क्या है, दायां साइड में कौन सा पड़ता है, पूरब, ठीक है, और उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर और दायां साइड की तरफ में कौन सा देश दिखता है हमारा, मतलब जो है हमारे राज्य भारत के, उधर में कौन से राज्य पड़ जाएंगे, पूरब और उत्तर के साइड में, हाँ, जैसे कि वहाँ अगर हम पूर्व और उत्तर की साइड में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ जो राज्य दिखते हैं हमारे, वो सारे में क्या बोले जाएंगे, कौन से तिब्बत बर्मा परिवार। तो याद रखना कि पूर्वोत्तर देशों में कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी, तिब्बत बर्मा परिवार,
तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाएंगी। इसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया, साउथ तरफ जो हमारा देश का साउथ वाला भाग इधर की केरल, तमिलनाडु वगैरह इसे पड़ता है, वो कौन सा है, हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे बोला जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं उधर बोली जाती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन सी? द्रविड़ परिवार। तो अभी तक हम लोग कितना परिवार पढ़े हैं? 3। एक भारोपीय परिवार जो कि हम लोग इधर में अपना मतलब बिहार उत्तर प्रदेश वाला रीजन में यूज होता है, और उसके बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब किधर, साउथ इंडिया में, लाइक केरल, तमिलनाडु वगैरह में। ठीक है, और तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं किधर बोली जाती है? पूर्वोत्तर देशों में। ठीक है, और अगर हम देखें, जबकि झारखंड और भारत में मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। किसमें? झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती है वो कौन सी भाषाएं हैं, कौन से परिवार की है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो कुछ मतलब भाषा का जो है ना, उसका मिश्रण बोला जाता है। किसमें? झारखंड में और मध्य भारत में। तो ठीक है, अब इसमें जो इतना देख लिए, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब हम लोग तो यहाँ पे जानते हो, तुम लोग हिंदी सुने हो, अंग्रेजी जानते हो, गुजराती सुने हो, ठीक है, संस्कृत सुने हो, ये सब किस परिवार की है? भारोपीय। ठीक है, भारत और यूरोपीय के मिश्रण मतलब उधर के बोलने जाने वाली भाषा है। ठीक है, अब देखो, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखो, हम जो किताब पढ़ते हैं ये कैसा है? लिखी या छापी गई है, मतलब ये लिखा हुआ फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, रिटन फॉर्म में। लेकिन ऋग्वेद जो है ये उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का क्या होता था? उच्चारण, उसको सुना जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। मतलब क्या हो गया कि ऋग्वेद जो थी वो किस फॉर्म में था? एक मौखिक रूप से याद था लोगों को। ठीक है, उसको क्या था? दूसरे को सुन के बताया, सुना के, मतलब उच्चारण करके, बोल बोल के उसको सुनाया जाता था ऋग्वेद को, वो लिखा हुआ फॉर्म में नहीं था, पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, जब ये पूरा तरह से बन चुका था। बहुत सारे सूत्र यानी प्रार्थनाएं जब बन चुकी थी, निर्माण इसका हो चुका था, तब तक ये लिखा नहीं गया था। ये क्या होता था? बस दूसरे को सुना के बता दिया जाता था। उसके कई सदियां बीत जाने के बाद, कितने, बहुत सदियां मतलब 100 साल। ठीक है, और दशक मतलब हम लोग कल सीखे थे क्या था? 10 साल। ठीक है, और सदियां मतलब कई सदियों बाद, कई 100 साल के बाद क्या हुआ? इसे पहली बार लिखा गया। इसके छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। मतलब पहली तो लिखा गया होगा, मतलब क्या होता है? वो मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में, मतलब हस्तलिखित रूप में होगा। ठीक है, लेकिन अब बस 200 साल पहले इसको क्या किया गया है? छापा गया है। तो इसके छापने का काम कितना कितना साल पहले हुआ? 200 साल पहले। छापने का काम कितना साल पहले? 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, हम ये सुनेंगे। ठीक है, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं इतिहासकार का काम क्या है। ठीक है, तो इसको जानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक अवशेष मतलब जो चीज़ खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे कि कोई मुहर हो गया, कोई बर्तन हो गया, या फिर कोई घर का अवशेष हो गया, तो लेकिन वो काम क्या, भौतिक अवशेष के अलावा वो मतलब इतिहासकार उसका सहारा तो लेते ही हैं, पर इतिहासकार क्या करते हैं? लिखित स्रोत का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, लेकिन पुरातत्ववेताओं क्या करते हैं? वो बस जो भौतिक शास्त्र चीज़ मिलता है ना, उसी की जानकारी लेते हैं, पर इतिहासकार लिखा हुआ चीज़ का भी ये करता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। वे ऋग्वेद का अध्ययन वैसे मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरातत्ववेता उसी का ले, पुरातत्व के तौर पर जो चीज़ को मिल जाए सब कुछ कर लेगा। ठीक है, मतलब वो अध्ययन करेगा। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो आखिर उतने साल पहले की बात है, जो क्या था, हम क्या सुने कि ये बहुत सारे मतलब 200 साल पहले तो ये क्या हुआ? लिखा गया, छापा गया। लेकिन उससे पहले आखिर इसको सुना के बताया जाता था, तो वो एक भी लोग तो सुनने वाले उसके जिंदे नहीं हैं, तो आखिर इसको बताया कैसे? ये बात कौन बताया होगा इन लोगों को कि ये सुनने की प्रथा होगी पहले? ठीक है, तो ये सब अभी हम देखते हैं आगे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवर्यों के रूप में
पूजित दो नदियाँ जैसे कि व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। देखो क्या कहता है, कुछ सूक्त ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। क्या जो कुछ सूक्त है वो किस रूप में है? वार्तालाप, मतलब जो वार्तालाप मतलब बातचीत के रूप में है, ठीक है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवर्यों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज, ठीक है, के बीच यह संवाद, किसके बीच हुआ था ये संवाद? विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे उसके बीच, और देवरियों के रूप में पूजित दो नदियां जैसे व्यास और सतलज, ठीक है, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी उस ये संवाद के रूप में ही यह एक सूक्त का अंश है, ठीक है। जो वार्तालाप सूक्त है वो किसके किसके बीच? विश्वामित्र के बीच और देवरियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं सतलज और व्यास के बीच हुआ था ये बात, ठीक है, ये वार्तालाप, और जो कि एक सूक्त का हिस्सा के रूप में है अभी ऋग्वेद में। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें, ठीक है। चलो एक बार हम देख के आते हैं। नदी, तब कौन सा नदी हमको देखना था? सतलज और व्यास और सतलज, ठीक है। तो अब देखो व्यास और सतलज कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे सतलज हो गया और व्यास यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इन दोनों नदी के बीच और किसके बीच? जो एक ऋषि हैं विश्वामित्र, इनके बीच हुई थी ये संवाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लें नदी को, ठीक है, ध्यान रखो इसको। अब चलो वहाँ पे, अब देखो ये क्या है, ये देख के लग रहा है कि हाथ से लिखा गया कुछ है, तो इसे ही क्या कहेंगे? पांडुलिपि। अब देखो क्या कहता है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ठीक है। ये क्या है? ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। मतलब ऋग्वेद में जो पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित जो कुछ ऋचाएं थी ना, मतलब सूक्त थे ना, उसका एक पेज में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और देखो इसमें कहता है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। ये किस पे लिखा गया था? भुर्ज वृक्ष की छाल पे, ठीक है। ये पांडुलिपि कहाँ पाई गई है? कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। कितना पहले? 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए यह प्रयोग किया गया, इसका छाल का प्रयोग किया गया था। किसका? भुर्ज वृक्ष का छाल। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि भुर्ज वृक्ष का छाल पे ही लिखा जाता था, ठीक है, पांडुलिपि उसी पे। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, ठीक है। इसी पांडुलिपि को देखकर क्या हुआ? अंग्रेजी में जो इसको ट्रांसलेट किया गया है वो किया गया है, ठीक है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ रखा गया है? पांडुलिपि जब पुणे नामक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ के एक पुस्तकालय में इसे रखा गया है, ठीक है। मतलब अगर चाहो तो जाके देख सकते हो। अब यहाँ देखो, विश्वामित्र और नदियाँ, उसके जो बातचीत वाला सूक्त है ना, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि विश्वामित्र और सतलज और ब्यास के बीच हुई थी ये वार्तालाप, तो वही बात जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? ये बात विश्वामित्र कहते हैं। किसको कहते हैं? नदी को कहते हैं कि तुम फुर्ती से क्या हो, नीचे आओ, और जो है कि तुमको जो शक्ति दी है, कौन दिए हैं? इंद्र दिए हैं, ठीक है। और तुम बह रही हो और तुम क्या हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। वो नदी को कह रहे हैं। कौन नदी से कह रहे हैं? मतलब विश्वामित्र कह रहे हैं। किस नदियाँ से? सतलज और व्यास नदी से। अब नदियाँ क्या कहती है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, ठीक है। ये क्या कहती हैं? हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। ये कौन कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, ठीक है। मुझ गायक की प्रार्थना मतलब ये जो गाते थे, क्या कौन? ऋग्वेद के जो बात है वो कैसे थे? उच्चारण सही, एक्चुअली
जो सूक्त होता है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, बोला हुआ, ठीक है। तो कहता है मुझ गायक, कौन कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है। कौन कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। मतलब विश्वामित्र क्या करना चाहते हैं? नदी पार करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पानी है, नदियाँ, ये कितनी रहे, हमारे जो बैलगाड़ी का जो धुरी होता है ना, जिसपे धुरी किसको बोलते हैं? जो पहिया लगा होता है, जिसपे पहिया घूम रहा होता है लग के, तो वही बोलता है उस धुरी से नीचे ही रखना अपने जल को, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। अब नदियाँ कहती है हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। स्वाभाविक है, उस क्षेत्र में ही गए होंगे, तभी तो नदी से प्रार्थना करते होंगे। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि वहाँ जो तुलना किया गया था, किससे तुलना किया गया था? गाय और घोड़ा की भांति तुम सुफुर्द हो अपने, मतलब नीचे आओ, ये कह के। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे गाय और घोड़ा का, घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था, ठीक है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? क्योंकि रथ जाते होंगे तो वो सवारी के लिए हो सकता है जरूरी होंगे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है, ठीक है। तो ऋग्वेद की जहाँ पे देखो हम लोग जो देख लिए थे, रथों और गाड़ियों, ठीक है, दो चीज का किया गया है उल्लेख। अब कहता है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। मतलब कौन कौन सी नदी के? सरस्वती और सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ हम कल पढ़ लिए थे सब, तो कि कौन कौन सब है, तो ठीक है। और देखो अभी तो हम कितना वहाँ पे देखे, सतलज और ब्यास, जिसमें सतलज तो सिंधु की सहायक नदियाँ ही थी, और सरस्वती और सिंधु भी इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? एक बार हुआ है। लेकिन सरस्वती खास करके उल्लेख किसका हुआ है? सरस्वती और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एग्जाम में कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार है ऋग्वेद में? तो एक बार। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसके नाम ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। अब मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी मतलब क्या होता है? तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। मतलब मवेशियों के पालन, मवेशी प्राप्त करने के लिए, बच्चे में खासकर पुत्र प्राप्त करने के लिए, और घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या है? बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। मतलब 3 चीज को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की गई है ऋग्वेद में ज़्यादातर। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मवेशी कैसे? कि वहाँ गए, जब उसको पराजित कर देते थे, वहाँ से जितने मवेशी थे उसके पालतू, वो सारे उठा के लेकर चले आते थे, ठीक है। मतलब सारे लेकर आ जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो। मतलब जब मवेशी पालेगा तो चारा तो होना चाहिए ना, तो जहाँ चारागाह अच्छा होता था उस जमीन के लिए लड़ाई होती थी। जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता हो, मतलब जौ की खेती जहाँ होती थी, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। पानी के लिए भी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ा जाता था, ठीक है। लोगों को बंदी बनाने के लिए किया जाता होगा, इसका मतलब क्या था? कि वहाँ पे दास प्रथा का चलन होगा, ठीक है। तभी तो लोग को बंदी बनाना चाहते होंगे, बंदी बना के ले जाएंगे फिर काम करवाएंगे इससे। हाँ, तो अब देखो, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, जो मतलब गए थे वहाँ पे, जो उसके हेड थे, और जो पुरोहित लोग थे उसको भी दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आहुति किसकी? किसी घी, अनाज और जानवरों की, ठीक है, आहुति दी जाती थी। तो ठीक है, अब आगे देखो। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे।
कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। देखो, अधिकांश कौन लड़ने जाते थे युद्ध में? पुरुष लोग लड़ने जाते थे, लेकिन कोई अस्थाई सेना नहीं थी। मतलब जैसे अभी होता ना कि यहाँ पे प्रॉपर फौज है, किसी देश से लड़ना है तो वहाँ फौज जाएगी तब लड़ेगी, ऐसा नहीं था कि मतलब ये सिस्टम नहीं था प्रॉपर सेना वाला। कौन सा किस समय का बात कर रहे हैं हम लोग? वैदिक किस समय का? वैदिक काल का, ठीक है। कि वहाँ पे क्या हुआ होता होगा, ठीक है, वैदिक, वो हमको ये हमसे हमें किससे पता चलता है? वैदिक ग्रंथ से, ठीक है, ऋग्वेद वगैरह से पता चलता है। तो देखो, तो हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ अस्थाई सेना नहीं थी। तो बोलेगा कि वैदिक काल में अस्थाई सेना हुआ करती थी, तो नहीं, अस्थाई सेना नहीं हुई तो लड़ने कौन जाएगा? सोचो, लड़ने कौन जाता होगा? वहाँ के जो लोग होते होंगे, यहाँ जो पुरुष थे ना, वो मतलब जाते थे लड़ने के लिए, लड़ने का कार्य वहाँ के पुरुष लोग करते थे। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। कहाँ पे मिलते जुलते थे? सभाओं में मिलते जुलते थे। ठीक है, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। ठीक है, युद्ध और शांति की बातें किया करते थे। अब देखो, वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। मतलब किसको चुना जाता था? अपना अपना जो है सरदार किसको चुना जाता था? हमेशा जो अच्छा योद्धा होता था, ठीक है, अच्छा योद्धा हो, उसे ही क्या चुना जाएगा? सरदार चुना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, अब देखो, लोग का वर्गीकरण जो है, खासकर देखो यहाँ पे हम पहली बात का हेडिंग पे ध्यान दो तब समझ में आएगा। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब जो देखो, ऐसे कुछ शब्द जो कि वो लोग का विशेषता बता दे, मतलब क्या काम करता है वो, कि क्या उसका मतलब कि किस समुदाय से आता है, ये सब समझ में आ जाए जिस भाषा से, उसे ही क्या कहेंगे? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो, लोगों का वर्गीकरण जो आज तक जो लोग बढ़ता है, किस आधार पर बढ़ता है? कि जो इंसान काम कर रहा होता है उसका एक अलग कैटेगरी बनाते हैं, कभी कभी उसके भाषा के आधार पर, ये हिंदी भाषी लोग हैं, इंग्लिश भाषी है, संस्कृत भाषी है, तो इसके आधार पर कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी परिवार या समुदाय, वो किस समुदाय से आता है, किस परिवार से, किस समुदाय से आता है, उस आधार पर भी बंटवारा होता है। कौन किस इलाका में ये रहता है, ठीक है, निवास स्थान जिसका किधर है, तो इस आधार पर भी हम उसको बंटवारा कर देते हैं। और सांस्कृतिक परंपरा, मतलब उसका संस्कृति कैसा रहा है, ठीक है, वो किस तरह की मतलब त्यौहार मनाता है, कैसा मतलब ये वो है, कब वस्त्र पहनता है, सांस्कृतिक परंपरा कैसा के आधार पर भी लोग में बंटवारा हो जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखो। अब ऋग्वेद में जो कुछ शब्द जो कि इंसान की विशेषता बताता था, हम उस शब्द को देखेंगे। ऐसे दो समूह है जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दो समूह है जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है। पहला कौन सा था? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। दूसरे कौन थे? राजा। एक थे पुरोहित, दूसरा कौन थे? राजा। ठीक है, और पुरोहित का काम क्या था? ये यज्ञ करवाते, यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। देखो, ऋग्वेद में क्या होता था? ऋग्वैदिक काल अगर राजाओं की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की जो राजा थे उसके पास क्या, देखो पहली बात अब यहाँ देखो, बोलता है ये राजा। अब राजा के बारे में इसे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि समझ जाओ कि याद क्या क्या रखना है। तो ये राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे राजा ये नहीं थे, ये राजा थोड़े अलग थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, इसके पास बड़ी बड़ी राजधानी नहीं थी, बड़े बड़े महल जो होते हैं राजधानी में वो नहीं थी। ठीक है, और ना ही महलों में रहते थे, मतलब ना बड़ी राजधानी में ना महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ये कर वसूलते थे। कर वसूलने का अर्थ क्या होता है? टैक्स लेना। जैसे कि लोग खेती कर रहा है तो तुम वहाँ पे राजा जो है वो कहे कि तुमको ना इसका कुछ हिस्सा, लाइक मान लो 1/4, ठीक है, हमको देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था, कोई कर वसूलने का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। और प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नियम नहीं था। ये सब कब का बात चल रहा है? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, ये मतलब वैदिक काल का ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, पिछले अनुभाग को एक बार
फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। अभी देखो, राजा के बारे में अगर हम यहाँ जब पढ़े तो वो क्या थे, वो सरदार थे, वो लड़ा मतलब क्या करते थे, युद्ध करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, तो ये सब बात हम पढ़ लिए, और वो क्या सब नहीं करते थे ये भी हम देख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे शब्द समुदाय के लिए कितने दो शब्द का इस्तेमाल। अब वो दो शब्द कौन है वो देखते हैं। एक था जन, जन, ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में होता था, आज भी होता है, सही बात है, करते हैं ना जन का इस्तेमाल। जन का मतलब जनता, ठीक है। और दूसरा था विष, विष वैश्य शब्द से निकला है। किससे निकला है, वैश्य। वैश्य कौन होते हैं ये हम लोग आगे जब जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, वैसे भी पहले मैं बता देता हूँ कि ऋग वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त है, यानी एक सूक्त मतलब अभी हम क्या सुने, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा बात लिखा हुआ है कि जो पुरुष सूक्त में ये यहाँ पे 4 वर्णीय समाज का बात होता है, जिसमें वो बांटते हैं समाज को 4 वर्ण में। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण थे सबसे बड़े पुजारी लोग, ठीक है। क्षत्रिय थे जो युद्ध करते थे वो लोग, ठीक है। और वैश्य थे जो व्यापार करते थे, ठीक है। बिजनेस करने वाले लोग, व्यापारी लोग क्या थे, वैश्य कहलाते थे। और शूद्र थे जो छोटे लोग हुआ करते। मतलब जैसे कि अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे समाज में कुछ जैसे कि होता है ना, कुछ को जैसे पासवान वगैरह जिसको बोलते हैं, वो सबको किस में रखा गया था, शूद्र में रखा गया था। छोटे जो मतलब कास्ट के लोग अभी हम लोग देख कहते हैं, वो उसी समय की प्रथा से है। ठीक है, वो लोग को शूद्र में रखा गया था, वो उसका काम छोटा काम करते थे वो, ठीक है, छोटे छोटे कार्य करते थे। तो ठीक, अब देखो तो क्या क्या सब जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे, जन और विष। जन और विष। ठीक है, जन शब्द अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और विष किससे निकला था, वैश्य शब्द से निकला था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलते हैं, विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरु जन या विष, पुरु जन या विष, पुरु नाम का एक जन मिलता है, जिसे जिसके या फिर विष भी कह सकते हो, जन या विष भी कहो। भरत नाम का कोई जन या विष मिलता है। कौन कौन से हमें जन मिलते हैं, पुरु मिलता है, ठीक है, मैं उसे ये कर दूँ ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। और भरत मिलता है, ये सब क्या था, उस समय का जन था। और यदु मिलता है, का उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है, यदु, भरत, पुरु, ये सब क्या था, ये एक समुदाय था। ठीक है, ये जनता या पूरे समुदाय। ठीक है, समुदाय क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोग अपने ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, वो समुदाय हो गया। ठीक, और तो उसी समुदाय में कुछ का नाम अभी भी हमें मिलता है ऋग्वेद में, जैसे कि भरत, यदु और पुरु। ठीक है, पुरु जन हो गया, भरत जन हो गया, और यदु जन हो गया। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, भरत लगता है ना, सुना हुआ। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ रखे हैं कि भरत नाम के समुदाय जो सिंधु क्षेत्र में रहता था, वही उसी के नाम से का हुआ पूरा इधर का क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, भारत। उसके जो पूर्वी भाग थे उसका पूरा का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। तो ये हमें जान पहचान में है। जिन लोगों ने यह प्रार्थना की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने ये जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, जो हम प्रार्थनाएं पढ़े ना, अभी सूक्त जिसे कहते हैं, इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। उसके जो किसके, आर्य के जो विरोधी थे उसको क्या कहा गया, दास या दस्यु। ठीक है, ये दास से ये मत कंफ्यूज कर लेना कि वो जो होता है ना लोग के स्लेव्स, गुलाम जो इसके जिसे कहते हैं हम, वो वाले दास नहीं थे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दास और दस्यु शब्द का इस्तेमाल कुछ अलग सेंस में हुआ है। ठीक है, जो किसके लिए हुआ है, यहाँ लिख दिया गया है कि आर्य के विरोध करने वाले जो लोग थे, चाहे वो उसका गुलाम हो या फिर कोई दूसरा ही राजा क्यों ना हो, उसे क्या कहा गया है, दास या दस्यु कहा गया है। तो दस्यु मतलब यहाँ गुलाम नहीं है, यहाँ दस्यु का अर्थ क्या है, जो आर्य के विरोध हो। ठीक है, विरोधी लोग, उसे क्या कहा गया, दास या दस्यु कहा गया। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन थे, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, मतलब दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ भी नहीं करते थे, और ये आर्य के विरोधी थे। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेगा कि दस्यु कौन थे, तो वहाँ पे एग्जाम में उसमें ऑप्शन में एक रहेगा कि ये आर्य के विरोधी थे। ठीक है, और कभी लिख देगा वो आर्य के गुलाम थे। तो यहाँ पे क्या सही होगा, विरोधी थे। ठीक है, बाद के समय में दास
स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, लेकिन ये तो उस समय में दूसरा सेंस था, ठीक है। पर कहता है बाद में, बाद के समय में, कब, बाद के समय में, अब तो उस समय नहीं जिस समय ये इस्तेमाल होता था ऐसा नहीं था, मतलब जिस समय दस्यु या दास का इस्तेमाल किया जाता था आर्य के विरोधी के लिए, उस समय ऐसा कोई भी बात नहीं था। लेकिन बाद के समय में जब कुछ समय बीत गया उसके बाद क्या हो गया, दास, जिसका स्त्रीलिंग क्या होता है, दासी, ठीक है। शब्द का अर्थ गुलाम, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। बाद के समय में, तभी नहीं था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, ठीक है। जिसे युद्ध में बंदी बनाया दिया जाता था उसे क्या कहते थे, युद्ध में बंदी बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, गुलाम कहते थे, यानी दास कहते थे, ठीक है। दास वे स्त्री या पुरुष होते होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की जायदाद माना जाता था, मतलब उसका मालिक उसको जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल कर ले। तुम सोचो कोई भी इंसान को पकड़ के लाया है कोई, वो इंसान है पर उसका कोई मर्जी नहीं चल रहा है, उसको तुम जैसे चाहो चाहो उसका एक मतलब पैर काट के हटा दो, तुमसे जो काम चाहो करवाओ, जो ही करवाना चाहो, वो तुम्हारा, वो किसी इंसान का प्रॉपर्टी है, ऐसा क्या सही बात है समाज के लिए, नहीं है। तो ऐसे ही तो जायदाद, उसको अपना मालिक का जायदाद माना जाता है, जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब करना पड़ता था उसे, ठीक है। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर मतलब ऊपर का हिस्सा, पश्चिम मतलब बायां साइड वाला, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, जिधर उत्तर पश्चिम, पहली बात क्या हो गया, किरथर पहाड़ियाँ जो दिखते थे, जिधर सिंधु सभ्यताएं पनपी थी, जो कि हम कल के चैप्टर में पढ़ लिए थे, वो किस हिस्सा में है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है, किरथर पहाड़ियाँ भी उधर थी। तो ठीक है, तो उस क्षेत्र में जिस समय में ये ऋग्वेद चल रहा था, तो उसी समय में और दूसरे हिस्साएं जो है, दूसरी तरफ जो है देश के दूसरे जगहों पे, इसी मतलब उपमहाद्वीप के दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग और ही चीज़ चल रहा था, ठीक है। अब वो क्या चल रहा था वो हम देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण का कहानी हम अब पढ़ने वाले हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का अर्थ क्या होता है, बड़ा, और पाषाण का अर्थ पत्थर, नाम से जाना जाता था। अभी जिस शिलाखंड का बात करेंगे ये किस नाम से जाना जाता था, महापाषाण का नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब महा का अर्थ क्या होता है, बड़ा, याद रखना, महा का अर्थ क्या होता है, बड़ा, जैसे महासागर कहते हैं, मतलब बड़ा सागर। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर, ये तो हम पहले से जानते हैं। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, ठीक है। क्या थे, दफन करने की जगह, मतलब जहाँ पे लोग को दफनाया जाता है ना, उस जगह पे मतलब बड़े करीने से लगा दिए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रक्रिया कितने साल पहले, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्व, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये प्रथा कहाँ कहाँ चलती थी, दक्कन में चलती थी, दक्षिण भारत में चलती थी, उत्तर पूर्वी भारत में चलती थी और कश्मीर में चलती थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि महापाषाण पुरास्थल जो है ये कहाँ दिखाए गए, चित्र 2 में दिखाया गया, अभी हम बात देखेंगे उसको। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही, महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। ये महापाषाण क्या होता है कि कब्र जहाँ हुआ ना, उसके पास क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्थर रखा होता था, ठीक है। तो वही मतलब इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये महापाषाण कब्रों के से रिलेटेड। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ देखो, ये दफनाने की जगह है, इसके चारों तरफ देखो कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, है ना। तो ये दफन करने का जगह है, उसके आसपास में क्या लगा हुआ है, ये हाँ ठीक है। तो ये तुम्हें दिख गया, एक सेकंड रुक जाओ। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। कैसा रहता है, कभी कभी गोलाकार सजाया हुआ, ठीक है, और कभी कभी कैसे मिलते हैं, अकेला खड़ा पत्थर, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, कब्र है, ठीक है। एकमात्र प्रमाण की जो दिखाता है जमीन के नीचे क्या है, कब्र को दर्शाता है। इससे क्या पता, जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं, ठीक है। और याद देखो, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें क्रमबद्ध करो, गड्ढा खोदना, अब उसको कहा था उसको क्रमबद्ध करो, लाइक गड्ढा खोदना,
और देखो शिलाखंडों को ढेर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। ठीक है, यहाँ कुछ कार्य है, इसको क्या कहता है, इसको आप एक सीरीज में लगाइए। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ जो दिखाया गया है, कहता है ऊपर इस तरह के, एक सेकंड इसको मैं बड़ा कर लूँ जरा। ऊपर जो दिखाया गया है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताबूत ताबूत समाधान। ठीक है, यानी कि शिष्ट कहा जाता है, ये जो ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ दिखाए गए शिष्ट को एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोर्ट होल बना हुआ है। ठीक है, ये पोर्ट होल क्या है, शायद अंदर जाने का कमरा में जाने का रास्ता है। ठीक है, अंदर कमरा में जाने का रास्ता। आप देखो यहाँ कहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ है ना एक, तो वही सा। अब यहाँ जो दिखाया गया है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अब यहाँ देखो बाईं ओर ये जो दिखाया गया, बाईं ओर जो दिखाया गया ये सब सामान, बाएं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो ये सब। ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे जो है ये वाला क्या है, हमें ये जो यहाँ हमें दिखाया गया है, घोड़े के लिए सामान। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद नीचे बाईं ओर, अब ये जो है यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, और नीचे बाईं ओर, और नीचे एक कटार, ये जो दिखाया गया है ये क्या है, एक कटार है। ये क्या है, कटार है, मतलब छुरा टाइप का कुछ। अब यहाँ देखो, इस इन सब कवरों में कुछ समानताएं हैं। अब यहाँ जितने कवर हम देखें ना, चाहे वो गोलाकार वाला टाइप का क्या है, पत्थर का सजाया हुआ क्यों ना हो, एक पत्थर काड़ा क्यों ना हो, इसमें कुछ समानता है। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया था। क्या था, मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया। ठीक है, कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो दफनाए गए कब्र में जो बर्तन मिले हैं वो किसके बने हुए हैं, काले लाल मिट्टी के बर्तन है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, के नाम जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या क्या सब मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, और हथियार मिले हैं, औजार और हथियार मिले हैं किसके, लोहे के बने हुए। ठीक है, और घोड़ों के कंकाल मिले हैं, और कुछ सामान मिला है, तथा पत्थर और सोना भी मिला है। ठीक है, इसके गहने भी मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, बताओ। उतना हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, तो वहाँ तांबा सुने, कांसा सुने, सोना भी सुने, चांदी भी सुने, पर लोहा हम लोग खासकर नहीं सुन पाए, ज़्यादातर नहीं सुने थे। अब देखो नेक्स्ट, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब लोग के सामाजिक असमानता क्या थी वहाँ पे, ये बात कैसे पता चलता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ों में मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। जो चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है, कैसा लगता है, ये मरा हुआ जो इंसान था उसी का होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। ठीक है, मतलब मान लो एक कब्र में कुछ कम चीज़ दिया हुआ है, दूसरे में कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 पर ब्राह्मणगिरी खोजो। ठीक है, अब काम जाना है पेज नंबर 13 पे, मानचित्र 2। चलो देख के आते हैं ब्राह्मणगिरी कहाँ पे। यहाँ देखो पेज नंबर 13 है ये, यहाँ पे हमें देखना है कहाँ पे, ब्राह्मणगिरी देखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ है हमारा ब्राह्मणगिरी। ठीक है, दिख गया, चलो इसको कर लेते हैं मार्क। ठीक है, देख लिए। अब चलते हैं अपने पेज पे।
ठीक है, हमें क्या कहा गया, ब्रह्मगिरी खोजना। हम देख लिए ब्रह्मगिरी कहाँ कहाँ पे था। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। एक व्यक्ति कब्र में क्या मिला है, 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख पाए गए हैं। मनके और शंख पाए गए हैं, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कुछ क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। अब मान लो जो सोना का मतलब मनका और क्या कहते हैं शंख रखा था, इसका मतलब क्या था, वो बहुत अमीर आदमी होगा। लेकिन जो लोग के कब्र में कुछ मिट्टी के बर्तन ही सिर्फ मिले हैं, वो इसका मतलब क्या था, गरीब लोग रहे होंगे, सामान्य लोग रहे होंगे। ठीक है, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। सही बात है, ये सामाजिक स्थिति का पता हमें इसी बात से चलता है। ठीक है, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी लोग थे। ठीक है, तो कितने तरह के लोग हमें बताए गए हैं, अमीर, गरीब, सरदार, अनुयायी, ये सब तो जो भी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे। अब क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, अब इस बात को भी पता लगाना पड़ेगा कि क्या कुछ कब्रगाह खास परिवार के लोग के लिए था। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। महापाषाण मतलब वो जो महापाषाण बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना, उसके नीचे एक से अधिक कंकाल मिलते हैं, यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पे पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। मतलब मान लो अब उसको भी दफना दिया, उसके बाद कुछ समय के बाद कोई दूसरा मरा, उसी की जगह पे फिर जाकर दूसरे को दफना दिया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता होगा। वहाँ जो होल था ना बना हुआ, उसी के रास्ते उम्मीद है कि जो बाद में मरता होगा उसको उसमें लाके दफना दिया जाता होगा। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। वो जो गोलाकार जो पत्थर या चट्टान लगा देते थे ना, वो चिन्ह का काम करता था, कोई यहीं दफनाया था। ठीक है, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे अगर जरूरत पड़ती थी तो। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, अब हम कहाँ पे बात करने वाले हैं, इनाम गांव की। अब कहता है मानचित्र 2 पे फिर जाओ और इनाम गांव देखो। तो ठीक है, देख लो तुम लोग अपने बुक में पेज नंबर 30 निकाल के, इनाम गांव कहाँ है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। किसके किनारे, भीमा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़। ठीक है, उसी के किनारे एक जगह है इनाम गांव। ठीक है, यह जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, आज से कितना 3600 साल पहले से लेके 2700 साल पहले तक लोग रहते थे। क्या थे लोग, पहले लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। किसको, वयस्क लोग, मतलब जो यंग लोग थे ना, वयस्क जो थे लोग को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रखे गए थे। ठीक है, कुछ बर्तन भी मिले हैं जिसमें शायद खाना या फिर पानी हो, वो दफनाए गए जो सब हैं उसके पास रख दिए जाते थे। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। मतलब मिट्टी का संदूक बनाया गया, ठीक है, और उसमें डाल के 5 कमरे वाले एक घर था, उसी का आंगन में दफना दिया गया था। ठीक है, एक आदमी को क्या किया, ये सब बात ध्यान रखना। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, कहाँ पे, आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक यानी बक्से टाइप बना के उसमें क्या गया, दफना दिया गया था। तो ये कहाँ की बात है, इनाम गाँव की। कहाँ की बात है, इनाम गाँव की। और इनाम गाँव कहाँ स्थित है, भीमा की एक सहायक नदी है जो कि घोड़ नाम है जिसका, उसी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, जिसका नाम जो कि कब से कब तक वहाँ पे लोग रहे, 3600 साल पहले से लेके 2700 साल पहले तक। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। ये जो घर था वहाँ पे 5 कमरा वाला, गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, मतलब वहाँ पे कुछ मिला होगा, दाना वगैरह जला हुआ। ठीक है, तो उस घर में क्या था, अनाज का एक गोदाम भी था।
सब के पैर मुड़े हुए थे। यहाँ पे सब जगह क्या होता है, आमतौर पर सीधे लिटा के दफनाया जाता था, पर यहाँ पे सबके पैर कैसे थे, मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, तो बोलता है क्या सरदार का शव ये हो सकता है? हो सकता है कि सरदार का शव होगा, उतने बड़े घर में रहते थे वो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? कंकाल जो होता है, यानी कंकाल किसको बोलते हैं? जब इंसान मर जाता है उसका जो हड्डी बचता है बहुत दिन तक, जब उसके सब पूरे सारे उसके बॉडी के जो फ्लैश होते हैं यानी मांस होते हैं वो सब खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है? बस कंकाल बचता है। तो वही कंकाल, यानी उसी का अब हम बोलेंगे। अब क्या बताता है ये कंकाल का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे की कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, मतलब पहचान किसको बताता है? पहचान बताता है ये कि वो किसका है, बड़ा या छोटा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। अब मतलब मान लो बच्चा या बच्ची, मतलब एक लड़का या लड़की अगर छोटी सी उम्र में उसका देहांत हो गया होगा, मतलब वो मर गए होंगे, अगर उसे दफनाया गया तो उसका कंकाल देख के ये पता नहीं, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम ही फ़र्क होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का? कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का, इस बात का पता लगा सकते हैं। वो उस कंकाल को देख के पता चल जाता है, क्योंकि अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उसके जो शरीर का जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है ना, उससे पता चल जाता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता है। ठीक है, जब कंकाल के साथ क्या होता है, गहना मिल गया तो इसका मतलब उसे क्या मान लेता है? महिला का। ठीक है, और उसके बाद लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो कि आभूषण पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी क्या है स्त्रियों की जांच है स्त्रियों की जांच है। मतलब उसका जो कंकाल है ना, उसका मतलब चेक करता होगा। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब जो उसका कुल्हा वाला पोर्शन होता है ना, इस जगह का पोर्शन, ये क्या होता है? पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, तो यही है ना कि उसका क्या होगा, हड्डी का जो ढांचा है उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये स्त्री या पुरुष का है। क्योंकि अगर हम गहना देख के पता लगा रहे हैं, मतलब वो अधूरी जानकारी हुई, वो जानकारी पूरी नहीं है, वहाँ पे गलत जानकारी मिल सकती है। क्या बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष भी क्या करते हैं, गहना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। अभी जो ये बात हम पता कर लेते हैं कि मतलब अगर मान लो पहले पता ही नहीं होता कि यहाँ पे इसके जो कुल्हा का हिस्सा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, या जो भी अगर वो पता ही नहीं होता तो क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। ये आधुनिक अध्ययन का पे आधारित है। ठीक है, आधुनिक जो कंकाल का अध्ययन है उस पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए। ठीक है, 2000 साल पहले, कब की बात है? 2000 साल पहले। कौन थे? चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य। ठीक है, उन्हें चिकित्सा शास्त्र उन्होंने एक सेकंड रुक जाओ, जरा इसको एडजस्ट कर दूँ। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। देखो, चिकित्सा शास्त्र मतलब डॉक्टरी वाला जो है ना, इससे रिलेटेड चीज लिखा होगा इसमें। उस पर क्या लिखा गया? चरक संहिता नामक किताब। ठीक है, चरक संहिता किसका है? चरक का है। ठीक है, चरक जो कि कितना साल पहले? 2000 साल पहले का बात है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्तियाँ होती है। ठीक है, मतलब जो उसके बोन्स होते हैं कितने होती हैं? मनुष्य के शरीर में 360 हस्तियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर संरचना विज्ञान की 206 हस्तियों से काफ़ी ज़्यादा है। आधुनिक समय में जो है, आधुनिक समय में जो हम लोग बात करते हैं कि मानव शरीर में कितने ये हैं, हड्डियाँ हैं? 206 हैं। ठीक है, और इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुआ ना, 360। एक आधे फर्क होता तो समझ सकते हैं, लेकिन पहले का समय में ये क्या बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हड्डी बता रहे हैं, 360 बता रहे हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। मतलब हो सकता है कि वो दांत जो है ना, इसको भी अलग अलग हड्डी के तौर पे, और कार्टिलेज जो होता है उसको भी, और हस्तियों को भी, और जो जोड़े होते हैं ये सबको टोटल मिला के काउंट करके बताए होंगे 360। ठीक है, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? ठीक है, बोलता है कि वो कैसे इकट्ठी की होगी। हो सकता है कोई मरा हुआ इंसान कंकाल लाया होगा, ढूंढ ढूंढ के पता करता होगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, इनाम गांव के लोगों
के काम धंधे। अब उसके काम धंधे कैसे थे हम इसके बारे में बात करेंगे। इनाम गांव में, तो देखो इनाम गांव के बारे में अच्छा से याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार ये इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको भी देखते हैं। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिले हैं वहाँ के जो इनाम गांव के, हम क्या देखते हैं काम धंधे। और यहाँ पे देखो अनाज देख लो पहले, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज। ठीक है, इतने तरह के चीज़ मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिले हैं। ठीक है, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं कई तरह की। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। कई हड्डियों पे क्या है, काटने का निशान। ठीक है, कई हड्डियों पर काटने का निशान है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग उन्हें मतलब मांसाहारी लोग होते होंगे वहाँ पे। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन और कृष्ण मृग और क्या नाम है, खरहा, नेवला, चिड़ियाँ, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई है। ठीक है, मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि बेर, आंवला, जामुन और खजूर और कई तरह की रसभरियाँ, ये सब चीज़ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, इनाम गाँव से। मतलब उस समय के लोग इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे। आज से 2000 साल पहले की बात है ये, 2000 साल या फिर उससे पहले की बात हो सकती है। 3600 से कब तक का बात किए थे, 2700 पूर्व पहले तक की बात की थी। ठीक है, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गाँव के लोग के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ठीक है, अब ये काम धंधे के हिसाब से काम जो सब, अब यहाँ पे देखो इतनी अच्छी जाति, मतलब ये सब्जी की खेती करते होंगे वो। ठीक है, जानवर पालतू ही होगा वो, तो सही बात है, इतना ही है। और फल भी उगाते होंगे। ठीक है, ये सब तरह की बात पता चल जाता है हमें ये देख के। अन्यत्र, अब यहाँ पे कुछ खा देते हैं क्या सिखाया जाता है हमें। एटलस में चीन को देखो, किसको देखने बोलता है, चीन को देखो। 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है, सबसे पुराने लेखन कला के बारे में कहाँ से पता चलता है, सबसे पुराने लेखन कला। ठीक है, चीन से में मिलता है। ठीक है, कितना साल पहले, 3500 साल पहले हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता जो है, वो वहाँ का भी लेखन कला मिला है ना, जो हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो कितना साल पहले का बात था, 4700 साल पहले। लेकिन यहाँ के एक लेखन कला की बात हमें मिली है। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। कहाँ पे लिखा गया था, जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्यवाणी बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे। ये कौन लिखवाते थे, राजा की, क्या वे जो है युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। अब गर्मी जब उस पर हड्डी पे लगा तो क्या होता, दरार आ जाता था हड्डी में। ठीक है, दरारें पड़ती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। वो दरार जो आता था ना, उसमें फट जाता था, उसको देख के कोशिश करते थे भविष्यवाणी करने का। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे, कभी कभी गलती भी करते थे। सही बात है, उसको बता के कोई तो सर्टन से कह नहीं सकता है। ठीक है, तो गलती होता ही होगा। ये राजा शहरों में महल बना कर रहते थे, जो इस समय को, जो आज से कितना साल पहले, 3500 साल पहले की बात थी। ठीक है, वहाँ पे लेखन कला, ये राजा कहाँ रहते थे, शहर में महल बना कर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी की, मतलब बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन मिले हैं। नक्काशी किए हुए किसके बर्तन मिले हैं, कांसे के बर्तन। और कांसा के बारे में क्या जानते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, तांबा और टीन मिला के बनाया जाता है, जो कि सिंधु सभ्यता में बनाते थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ऋग्वेद के राजा के बारे में हम क्या देखें कि उसके पास सेना नहीं थी, प्रॉपर महल बना के नहीं रहते थे। वो लोग मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये सब कुछ नहीं था। पर यहाँ के राजा बड़े शहर में महल बना के रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे धन दौलत हैं। वो कर भी, ऋग्वैदिक काल के राजा जो थे वो कर नहीं वसूलते थे, लेकिन इसके पास बहुत धन दौलत है, मतलब ये कर भी वसूलते होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम था।
अब कल्पना करो, अब कुछ इधर में क्वेश्चंस होगा वो देख लेना खुद से। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन से वर्ड हैं, क्या अगर ये वर्ड क्लियर हुआ। वेद समझ गए, प्रार्थना जो कि वेद में लिखे रहते हैं समझ गए, भाषा होगी समझ में आ गया, रथ जानते हैं यात्रा करने के लिए, यज्ञ समझ में आता है, राजा जान गए हो गए, दास भी जानते हो जिसको कि बंदी बना लिया जाता था। या तो एक दास तो वो थे जो कि किसके विरोधी थे, आर्य के विरोधी थे। और महापाषाण समझ गए कि बड़े बड़े पत्थर जो कि कब्र के लिए के तौर पे निशान के रूप में रखा जाता था। और कब्र समझ गए जहाँ पे दफनाया जाता था, कंकाल जो कि मृत इंसान का क्या होता था, हड्डी। और लोहा, ये सब समझ गए, ये सब शब्द था। और यहाँ देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना का प्रारंभ, वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ, 3500 साल पहले वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ। और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर डाल के कब्र बनाने का शुरुआत कब हुआ, 3000 साल पहले। और इनाम गांव के कृषकों का वो निवास कितना दिन, 3600 से 2700 साल पहले की बात थी। ये तो अभी हम पढ़ लिए सब कुछ। चरक, ये चरक संहिता लगभग कब, चरक नामक वैद्य जो कि चरक संहिता कितना साल पहले लिखे थे, लगभग लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वो देख लेना। अब हमारा कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है।